दोस्तों हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे की पूरी सच्चाई जानकर आप भी पूरी तरीके से हिल जाएंगे। दोस्तों इस दरिंदे ने न सिर्फ श्रद्धा की जान ली, बल्कि उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट कर अपने ही घर के फ्रिज में रख दिया था और धीरे धीरे कई दिनों तक उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंकता रहा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी बताएंगे, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई इंसान अपने ही प्यार का इस तरीके से गला घोट सकता है। और दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लाडली बेटी को बचपन में अपने कंधों पर बिठाया, अपनी बाहों में उठाया और अपनी गोद में खिलाया था, उस लाडली बेटी के अंतिम समय पर उसे कंधा देना तो दूर, उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम पूरी घटना के बारे में जानेंगे कि श्रद्धा की मुलाकात उस दरिंदे आफताब से कैसे हुई और आखिर इस घटना को अंजाम देने की असली वजह क्या थी और इस घटना के 6 महीनों तक आफताब कैसे पुलिस से बचा रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आफताब के दिल दहला देने वाली सच्चाई जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां श्रद्धा का परिवार रहता था। दोस्तों श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वोलकर था, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। श्रद्धा के पिता का नाम विकास वोलकर था, जो कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। वहीं श्रद्धा की मां का नाम सुमन है और श्रद्धा का एक 23 साल का भाई भी है। दोस्तों श्रद्धा के माता पिता कुछ निजी कारणों की वजह से अलग अलग रहते थे, जिससे कि श्रद्धा की बातचीत अपने पिता से कम ही हुआ करती थी। अब श्रद्धा अपने घर वालों से दूर मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अब इसी जॉब के दौरान 2019 में एक डेटिंग ऐप पर श्रद्धा की दोस्ती एक लड़के से होती है, जिसका नाम था आफताब अमीन पूनावाला। अब इसी दोस्ती के कारण श्रद्धा को पता चला कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करता है और साथ ही वो फूड व्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। अब शुरुआती मुलाकात का सिलसिला इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता है, जिससे कि श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ लिव इन में रहने का सोचते हैं और 2019 के अक्टूबर महीने में नवी गांव में एक फ्लैट को किराए पर लेते हैं और उसी फ्लैट में ये दोनों लिविंग में अब रहने लगते हैं। अब यहाँ कुछ दिन रहने के बाद श्रद्धा और आफताब वसई के दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद श्रद्धा और आफताब एक दूसरे से शादी करने के लिए सोचने लगते हैं, जिसके लिए वो दोनों अपने परिवार वालों से बात करते हैं। अब श्रद्धा अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में बताती है कि वो एक आफताब नाम के लड़के के साथ लिविंग में रह रही है और उससे ही शादी करना चाहती है। श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाती है कि आफताब का रिश्ता तुमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग धर्म से है और हम लोग एक अलग धर्म से हैं। लेकिन श्रद्धा इस बात पर अड़ी रहती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ आफताब से ही। दोस्तों उस दिन अगर श्रद्धा अपनी माँ की बात मान लेती तो शायद श्रद्धा आज जिंदा होती। खैर इस बात पर श्रद्धा अपनी माँ से झगड़कर अपने घर को छोड़कर आफताब के पास वापस चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद ही 2020 में श्रद्धा की माँ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। अब इधर श्रद्धा और आफताब का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन अब श्रद्धा आफताब से शादी की जब भी बात करती थी तब आफताब कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल देता था। अब इस बात पर दोनों में शुरू में नोकझोंक शुरू हो जाती है और इसी नोकझोंक में आफताब श्रद्धा पर पहली बार हाथ उठा देता है। लेकिन श्रद्धा को इस झगड़े और मारपीट की वजह से अब काफी दुख होता है और श्रद्धा ने ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताई कि आज आफताब ने उस पर हाथ उठाया और साथ ही उसे धमकाया, जिसकी वजह से मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और इसके साथ अब नहीं रहूंगी। श्रद्धा की फ्रेंड ने यह सब पुलिस को बाद में अपने बयान में बताया। खैर इस मारपीट के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांग लेता है और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ये श्रद्धा से कहता है। फिर श्रद्धा भी आफताब को माफ कर देती है। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद ही फिर से जब श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती है तो दोनों में फिर से झगड़ा होता है और इस बार आफताब और बुरी तरीके से श्रद्धा के साथ मारपीट करता है और इस बार भी ये सारी बातें श्रद्धा अपनी फ्रेंड को बताती है। लेकिन इस बार भी आफताब श्रद्धा को झूठे वादे करके मना लेता है और उसे 2022 में घूमने के बहाने हिमाचल टूर पर ले जाता है। अब यहाँ हिमाचल में कुछ दिन बिताने के बाद वापस आकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर श्रद्धा वापस आफताब से कुछ दिन बाद शादी की बात करती है और इस बार आफताब अपने घर वालों से इस रिश्ते के बारे में बताता है। लेकिन वैसे ही जैसे श्रद्धा के घर वालों ने अलग धर्म होने से मना कर दिया था, वैसे ही आफताब के घर वाले भी इस रिश्ते को अपनाने से मना कर देते हैं और आफताब के घर वाले इस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म करने को कहते हैं। फिर जब दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं तब आफताब श्रद्धा से कहता है कि हम अब मुंबई में नहीं रह सकते हैं
क्योंकि यहाँ पर हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर हम दोनों जॉब करेंगे और वहीं पर शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। अब 8 मई 2022 को सरदा और आफ्ताब दोनों दिल्ली आ जाते हैं और यही दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक घर किराए पर लेते हैं और वहीं दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सरदा की बातचीत अपने पिता से कम ही होती थी, लेकिन सरदा के पिता और भाई को सरदा की खबर सरदा के दोस्तों से मिल जाती थी और साथ ही सरदा के इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदा के पिता और भाई को ये पता चलता रहता था कि सरदा कब कहाँ पर है। अब हुआ यूं कि सरदा का एक दोस्त सरदा के भाई को फोन करता है और बताता है कि सरदा का फोन पिछले 2-3 महीनों से स्विच ऑफ आ रहा है, क्या तुम्हारे पास सरदा का कोई दूसरा नंबर है? तब सरदा का भाई भी ये पहली बार नोटिस करता है कि सरदा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पिछले 2-3 महीनों से फोटो वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं हुई है। फिर सरदा का भाई तुरंत सरदा को फोन करता है, लेकिन सरदा का फोन लगातार स्विच ऑफ दिखा रहा था, लेकिन सरदा का इंस्टाग्राम अकाउंट ऑनलाइन दिखा रहा था। फिर सरदा का भाई अपने पिता को बताता है कि सरदा का फोन पिछले 2-3 महीनों से स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन सरदा इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन दिख रही है। अब इस बात पर सरदा के भाई और पिता को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके लिए सरदा के पिता सरदा के सभी दोस्तों से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन सरदा के सभी दोस्त यही बताते हैं कि फोन पर तो सरदा से पिछले 2-3 महीनों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैसेज पर चैटिंग होती रहती है। अब दोस्तों से मिली इस जानकारी को सुनकर सरदा के पिता को चिंता होने लगती है। अब अपनी बेटी सरदा की कोई भी जानकारी नहीं मिलने पर सरदा के पिता आखिरकार 6 अक्टूबर 2022 को वसई के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस शुरुआती छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस को पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों तक सरदा एक आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रह रही थी और आफ्ताब के जैसे तैसे नंबर निकालकर पुलिस आफ्ताब को फोन करती है। अब फोन पर ही आफ्ताब पुलिस को बताता है कि 22 मई 2022 को सरदा और आफ्ताब की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और उसी दिन सरदा ये कहकर घर को छोड़कर चली जाती है कि मुझे अब कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर आफ्ताब पुलिस को बताता है कि इसके बाद सरदा कहाँ गई मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। अब एक बार तो पुलिस को आफ्ताब की बातों पर यकीन हो जाता है, पर पुलिस आफ्ताब के फोन को सर्विलेंस पर डाल देती है। फिर इसके कुछ दिन बाद ही 3 नवंबर 2022 को आफ्ताब को पुलिस दिल्ली से मुंबई पूछताछ के लिए बुलाती है। अब वापस पुलिस को आफ्ताब ने वही बताया जो उसने पहले फोन पर पुलिस को बताया था कि 22 मई 2022 को लड़ाई के कारण सरदा घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पुलिस ने आफ्ताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। अब आफ्ताब से मिली जानकारी की पुलिस जाँच शुरू कर देती है। अब पुलिस को छानबीन में कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि आफ्ताब पर पुलिस को पूरी तरीके से शक हो जाता है। फिर 8 नवंबर 2022 को आफ्ताब को पुलिस वापस पूछताछ के लिए बुलाती है। दोस्तों, बस इसी दिन आफ्ताब अब बुरी तरीके से अपने ही बुरी जाल में फंसने वाला था, क्योंकि पुलिस को पता चला कि आफ्ताब ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सरदा 22 मई 2022 को घर छोड़ के चली गई थी। तो फिर 26 मई 2022 को सरदा के फोन से ही 54,000 रुपए आफ्ताब के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हुए और 26 मई 2022 के दिन सरदा का फोन लोकेशन उसी छतरपुर के घर जहां आफ्ताब और सरदा दोनों रहा करते थे वही की लोकेशन कैसे दिखा रहा है, और साथ ही सरदा के इंस्टाग्राम हैंडल की लोकेशन भी मई के आखिरी हफ्तों में उसी घर की लोकेशन कैसे दिखा रही है जहां से सरदा का इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया जा रहा था। अब पुलिस के इन सवालों का जवाब आफ्ताब सही तरीके से नहीं दे पा रहा था। फिर पुलिस ने जब अपने तरीके से आफ्ताब से पूछा तो आफ्ताब अब टूट जाता है। दोस्तों, आफ्ताब अब इस कांड की वो खौफनाक दास्तां सुनाने वाला था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आफ्ताब पुलिस को बताता है कि दिल्ली आने के कुछ दिन बाद 18 मई 2022 को इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा हाथापाई में कब बदल जाता है इन्हें ही पता नहीं चलता। फिर आफ्ताब सरदा को जोर से धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। फिर सरदा के सीने पर बैठकर तब तक उसका गला दबाता रहता है जब तक कि सरदा की सांस नहीं रुक जाती। दोस्तों, सरदा की मौत के बाद उसी की लाश के पास बैठकर आफ्ताब यह सोचता है कि उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाए। अब इसी दौरान आफ्ताब को भूख भी लग जाती है, जिसके लिए आफ्ताब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके सरदा की लाश के बगल में ही बैठकर खाना खाता है और वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर सरदा की लाश को बाथरूम में छिपा देता है और इंटरनेट पर यह सर्च करता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, जिसका उसको एक तरीका मिल भी जाता है। उसके बाद आफ्ताब घर से बाहर निकलता है और सबसे पहले ये 300 लीटर फ्रिज को खरीदता है और उसके साथ ही एक लंबी आरी खरीदता है। इसके अलावा डस्टबिन बैग, रूम फ्रेशनर, परफ्यूम और कई ऐसे साफ सफाई वाले केमिकल खरीदता है जिससे कि घर की सफाई कर सके। अब ये सब सामान लेकर आफ्ताब अब वापस अपने घर जाता है और उस खौफनाक काम को शुरू कर देता है। अब आफ्ताब बाथरूम में जाता है जहाँ सरदा की लाश को छिपा के रखा था। उसके बाद बाथरूम के सभी नल को खोल देता है और जो आरी खरीद के लाया था उसे लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। अब उन टुकड़ों को इस थैली में डालकर फ्रिज में रखना शुरू कर देता है
और इसके बाद अपने पूरे घर में परफ्यूम को छिड़क देता है जिससे कि लाश की बदबू बिल्कुल नहीं आए, और साथ ही अपनी फ्लोर की भी बार बार सफाई करता है जिससे कि कोई भी सबूत छूट ना जाए। और अब आफताब रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर रात के करीब 2 बजे आफताब फ्रिज से उस लाश के टुकड़ों की एक थैली निकालता है और रात के अंधेरे में छतरपुर के जंगलों की ओर निकल जाता है और फिर जंगल में पहुंचकर उस थैली को वहीं पर फेंक देता है। अब ये आफताब का पहला दिन था। उस दिन आफताब को ये सब करते किसी ने भी रोड पर नहीं देखा था और ना ही उसे टोका था, जिससे आफताब की हिम्मत अब और बढ़ जाती है। अब इसी तरीके से अगले 18 दिनों तक रात के करीब 2 बजे घर से आफताब निकलकर उस लाश की थैली को जंगल में फेंक कर वापस घर आ जाता था। अब इसी तरीके से पूरी लाश को आफताब ठिकाने लगा देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। दोस्तों, ये सब आफताब ने अपने बयान में बताया, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं। अब आफताब ने बताया कि श्रद्धा की मौत के अगले 3 महीनों तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को वही चला रहा था। श्रद्धा के दोस्तों से इंस्टाग्राम पर आफताब ही चैटिंग कर रहा था ताकि उसके घर वालों और दोस्तों को किसी भी तरीके का शक न हो। अब आफताब ने इस जुर्म को लगभग 5 से 6 महीनों तक दुनिया की नजरों से छुपाए रखा, लेकिन वो ये भूल गया था कि श्रद्धा की फोन की लोकेशन उसी छतरपुर के घर की दिखा रही है जहां वो इस कांड के बाद रहता था, जिससे कि वो पकड़ा गया। आफताब उन तमाम सबूतों को ठिकाने लगा देता है, जैसे कि श्रद्धा का फोन, श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा की हर एक निशानी को मिटा देता है। यहाँ तक कि लाश के टुकड़े करने वाली आरी को भी आफताब एक नाले में फेंक देता है और साथ ही उस फ्रिज को भी अच्छे से साफ कर देता है। तो दोस्तों, ये थी उस दर्दनाक कांड की पूरी कहानी। दोस्तों, ऐसे तो किसी भी अपराध को सजा देना अदालत का काम होता है, पर फिर भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि उस दरिंदे आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।